जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का 17th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 5.17। छोटी सी डेफिनेशन है और एक छोटा सा रिलेशन है, वो देखें आप। क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज। और ये एंगल ऑफ रिपोज है, इसे किसी भी तरीके से एंगल ऑफ प्रपोज ना समझें, ये एंगल ऑफ रिपोज ही है। डिड्यूस इट्स रिलेशन विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका रिलेशन हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ बताना है। एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, तो बच्चों पहले आप शॉर्ट में एंगल ऑफ रिपोज को समझ लें, उसके बाद डायग्राम के अकॉर्डिंग डिटेल में इसका समझेंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे। देखो ये जो इंक्लाइन प्लेन है ए बी, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल बना रहा है जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। मान लिया हमने ये थीटा 30 डिग्री है, हमने एक फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि 30 ही होगा, हमने मान लिया। तो हम अगर इस थीटा को एंगल ऑफ रिपोज बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये जो बॉडी रखी है ये स्लाइड होने के, नीचे आने के लिए रेडी है लेकिन नीचे नहीं आ रही है। अगर आपने इस थीटा को बढ़ा दिया, यानी कि जो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू 30 डिग्री दे रही है, इस एंगल से आपने एंगल और बढ़ा दिया, यानी 30 के आगे 30.0001 डिग्री भी कर दिया, थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, पॉइंट में भी एंगल बढ़ा दिया, तो ये बॉडी खुद स्लाइड होकर नीचे आ जाएगी। 30 डिग्री पे स्लाइड नहीं हो रही है, इससे थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे तो स्लाइड होकर नीचे आ जाएगी, और 30 से कम करेंगे तो स्लाइड होगी नहीं, क्योंकि जब 30 पे स्लाइड होकर नीचे नहीं आ रही है तो एंगल कम करने पर तो वो अपने आप स्लाइड होकर नहीं आएगी। समझ आया नहीं आया? तो 30 डिग्री फॉर एग्जांपल हमने मान लिया एंगल ऑफ रिपोज। उसका मीनिंग ये होता है कि वो एंगल जो एक इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है और जिस पर हमने किसी बॉडी को रख दिया, वो बॉडी स्लाइड होने के लिए रेडी है। अगर हम उस एंगल को थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं तो बॉडी खुद स्लाइड होकर आ जाती है, उसी को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ये जो 30 डिग्री है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। आपको समझना है कि ये जो एंगल ऑफ रिपोज है, इसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, अभी इसका डेरिवेशन करेंगे और आप इसको डिटेल में समझेंगे। क्योंकि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब कोई ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाता हो, उसे बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ऐसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये इसके साथ ये जो प्लेन है कुछ एंगल बना रहा, तो ये बोले इंक्लाइंड प्लेन है, ये प्लेन कुछ एंगल बना रहा। इस पर हमने रख दिया एक ब्लॉक जिसका मास है m, जिसका मास है m। अब क्या होगा, इसका वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है। इस वेट को हमने रिजॉल्व करा, रिजॉल्व का मतलब ये होगा इस वेट को दो कंपोनेंट में तोड़ा। तो इसका एक कंपोनेंट बना ये और एक कंपोनेंट बना ये, हमने इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाए। एक बनाया mg cos थीटा और एक बनाया mg sin थीटा। अब बात ये आती है, यहां पे पहला डाउट ये आता है कि भैया cos थीटा यहां क्यों बना, यहां क्यों नहीं लिखा हमने, तो वो समझो। क्योंकि मैंने थीटा यहां लिया है बच्चों, तो इस एक्सिस को हम mg cos थीटा लिखेंगे और इस वाले को, मतलब इस कंपोनेंट को, कंपोनेंट बोले, इस कंपोनेंट को हम लिखेंगे mg cos थीटा और इस वेट के इस वाले कंपोनेंट को लिखेंगे mg sin थीटा। अगर मैंने ये ऐसे बनाया होता, इस तरीके से, बिल्कुल सेम ही कंडीशन है। देखो एक ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, लेकिन मैंने एंगल, ये तो mg है मेरा, लेकिन मैंने यहां अगर थीटा ले लिया होता तो मैं इस वाले कंपोनेंट, जिसको मैंने अभी mg sin थीटा लिखा, इसको मैं लिखता mg cos थीटा और इसको लिखता फिर mg sin थीटा। तो आप जो समझें कि जिस कंपोनेंट के साथ थीटा लेंगे उसे लिखेंगे cos थीटा और जिसके साथ थीटा नहीं लिया यहां उसको लिखेंगे sin थीटा। अब बात ये आती है, बच्चों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहीं थीटा क्यों नहीं लिया, यहां थीटा क्यों नहीं लिया, मतलब यहां लिया थीटा तो यहां क्यों नहीं लिया, इसको cos थीटा क्यों नहीं बनाया। तो देखो बच्चों, उसका रीजन ये है कि ये थीटा और ये थीटा बराबर है। हम कोशिश ये करते हैं कि जितने भी थीटा बने वो सारे बराबर हो। उससे फायदा ये है कि हमने जो लिखा था थीटा, इधर भी लिख दिया थीटा।
अगर हम एक से ज़्यादा किसी डायग्राम में थीटा हैं और हम लिख दें θ1, θ2, θ3, तो वो हमारे लिए बवाल हो जाएगा, उसको दिक्कत होगी सॉल्व करने में, कहाँ θ1 लिखना है, θ2 को डेरिवेशन और टिपिकल। तो हम ऐसे एंगल लेते हैं एक डायग्राम में अगर एक से ज़्यादा एंगल, तो ये देखते कौन से बराबर है, तो उन्हीं को थीटा लेते। तो ये तो थीटा था ही, ये इंक्लाइन प्लेन एंगल बना रहा है, तो हमने दूसरा देखा ये थीटा बराबर, तो हमने कहा इसे थीटा ले लो। ऐसा नहीं कि यहाँ थीटा लेके डेरिवेशन हो नहीं सकता, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ अगर हम थीटा लेते तो ये थीटा बराबर में θ1, θ2 लिखने की जरूरत नहीं। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये बराबर कैसे हो गए, भाई यहाँ पे तो अलग दिख रहा है, यहाँ पे अलग दिख रहा है, तो पता तो चल नहीं पा रहा है इसमें। तो आपको मैं इसको अलग से डायग्राम बना के बच्चों बता दे, तो ये ऐसे पूछा नहीं जाता है कि आप प्रूव करो कि ये थीटा बराबर है, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए समझ लो। जैसे यहाँ पर ये ब्लॉक रखा है बेटा और यहाँ पर ये वेट लग रहा है, ये वेट है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा mg और ये हो गया हमारा mg cos थीटा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे थीटा लिखा था, और यहाँ पर हम बना दे रहे हैं ये हो गया हमारा mg sin थीटा, ठीक है ना, ठीक है। अभी हमने बिल्कुल वैसे डायग्राम बना दिया, बस ये यहाँ पर हमने ये पॉइंट यहाँ बना रखा था, अब हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। इससे आसानी से समझ में आएगा, काम वो करना जिससे आसानी से समझ में आए। तो अब हमने क्या करा, हमने बेटा इसे लिया θ1 और इस वाले एंगल को ले लिया θ2, इसको ले लिया हमने θ2, ठीक है, और इस वाले को ले लिया हमने थीटा, इसको ले लिया थीटा। अब ये समझो इसको θ3 कर ले रहे हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है तो θ1, θ2 और θ3। अब देखो ये तो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि O और ये पॉइंट, इसको मैं mg को थोड़ा नीचे लिख देता हूं, mg तो यहां हो जाएगा, ये A और ये पॉइंट B। अब ट्राइंगल देखो OAB, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो वैसे तो ट्राइंगल कोई भी उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, क्या कहते हैं, 180 होता है। तो ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब ये 90 हो गया बेटा, तो θ1 प्लस θ3 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो दो एंगल बचे हुए, दो एंगल का सम 90 रहेगा। और ये θ2 और θ3 इसका भी सम 90 है। अब आपका ये कैसे हो गया, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है, इस वेट को ही तो तोड़ा आपने mg को, इसके दो कंपोनेंट और ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि mg cos थीटा और mg sin थीटा परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों एंगल का भी सम कितना हो गया, 90। अब ये इनका राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख दो, तो θ1 प्लस θ3 इक्वल टू θ2 प्लस θ3। θ3 से θ3 कट गया, θ1 इक्वल टू θ2, यानी कि ये एंगल इसके बराबर आए। पूछता कोई नहीं, लेकिन आपको अपनी नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि ये θ1 और ये θ2 बराबर है। बात समझ में आया, ठीक। अब इसको रब कर दे रहे हैं ये चीज। अब क्या हो रहा है, इसमें डायग्राम में और चीजें समझना है और कैसे क्या बनाया है, तभी तो डेरिवेशन समझ में आएगा और फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। पहले डायग्राम आप पूरा समझ लें, ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि नॉर्मल रिएक्शन, भाई मैंने बता रखा है नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा नॉर्मल ही लगेगा, मतलब जिस सरफेस पे लग रहा होगा उस सरफेस 90 डिग्री बना रहा होगा, ये फिक्स है, इसलिए उसका नाम नॉर्मल रिएक्शन लिखा है। अब ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है, भाई नहीं कह रहा हूं आ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये लिख रखा है Fs मैक्स, आपको बताया Fs मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी ब्लॉक स्लाइड होकर नीचे नहीं आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है। अब ये कोशिश क्यों कर रहा है भाई, खुद क्यों करने लगा कोशिश, देखो क्या होगा, ये mg है, वेट है इसका, ये कंपोनेंट ये mg sin थीटा है, ये mg cos थीटा। तो ये जो mg cos थीटा है ये तो इस r को बैलेंस कर रहा है। अब बैलेंस कर रहा है का मीनिंग क्या है, मतलब मैं बोलूंगा ये जो r है ये mg cos थीटा के बराबर है। अब आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, हॉरिजेंटल सरफेस पर r किसके बराबर होता था,
मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप उसको सही से समझे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये आर एम जी के बराबर होता था। हॉरिजॉन्टल सरफेस मैं लिख दे रहा हूँ, आर किसके बराबर होता था, एम जी के बराबर। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पर आर किसके बराबर है, आर है एम जी कॉस थीटा के बराबर। अब आप खुद सोचो, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है और ये इसका इंक्लिनेशन कम होते होते ये ऐसा हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है कि ए बी जो इंक्लाइंड प्लेन है ये बिल्कुल AC पर ओवरलैप कर जाए, इस तरीके से ऐसे कम होते होते ऐसे कर जाए, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0। और जब इस थीटा की जगह वैल्यू 0 हो जाएगी तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो r किसके बराबर आ जाएगा, r mg के बराबर तो आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना, इंक्लाइंड प्लेन पर r जो होता है mg cos थीटा के बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे r mg के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो वेट है इसको दो पार्ट में हमने तोड़ा, एक कंपोनेंट बना mg cos थीटा, एक बना mg sin थीटा। ये mg sin थीटा ही इस ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। अब बात समझना, देखो बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन उसको समझना है। इस mg sin थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे नहीं है फिक्स और कैसे फिक्स है, दोनों चीज को समझना है आपको। देखो ये थीटा अगर आपने फिक्स कर दिया तो इस mg sin थीटा की वैल्यू फिक्स है, और अगर आप इस थीटा को चेंज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू वेरिएबल है। कैसे, देखो अगर sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू होती है 0 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। यानी कि sin 0 से जब हम sin 90 की तरफ चलते हैं तो एंगल की वैल्यू बढ़ती है, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, तो ये वैल्यू भी बढ़ती है। और अगर हम sin 90 से sin 0 की तरफ चलें, यानी कि एंगल अगर डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। मतलब कहने का ये है, sin 0 की 0 है, sin 30 की और वैल्यू ज़्यादा, sin 45 की और ज़्यादा, sin 60 की और ज़्यादा, sin 90 की और ज़्यादा। इसी तरीके से अगर sin 90 से हम किस तरफ आने लगे, 0 की तरफ आने लगे, तो sin 90 की सबसे ज़्यादा वैल्यू, उसके बाद उससे कम sin 60 की, ऐसे पीछे चलते जाओ, एंगल कम होता है वैल्यू कम होती जाएगी। तो क्या होता है, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बढ़ता जाए, यानी कि ऐसे अभी मान लो 30 डिग्री बना रही और बढ़ जाए, तो ये थीटा की वैल्यू अगर 30 की जगह 45 हो जाए, 45 की जगह 60 हो जाए, तो ये जो एंगल बढ़ेगा तो इस पूरे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। जब इसकी बढ़ेगी तो mg sin थीटा, ये तो उसका मल्टीप्लाई में है sin थीटा mg के साथ, तो इस पूरे कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या होती है, इस पूरे कंपोनेंट की वैल्यू, यानी कि mg sin थीटा की वैल्यू, जितना एंगल बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये ब्लॉक को ऐसे रखा, अभी ये स्लाइड नहीं कर रहा है मेरे हाथ, लेकिन क्या होता है अगर मैं ज्यादा तिरछा कर दूं तो ये गिर जा रहा है। क्यों गिर जा रहा है भाई, रखा तो वही ब्लॉक है, मैं इसे धक्का थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो ज्यादा तिरछा कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ज्यादा तिरछा किया, यानी कि एंगल ज्यादा बढ़ा दिया, पहले ऐसे कम एंगल है कहीं नहीं जाएगा, मैं बढ़ाता रहूंगा बढ़ाता रहूंगा बढ़ाता रहूंगा, एक कंडीशन ऐसे स्लिप कर जा रहा है। तो जैसे जैसे ये इंक्लिनेशन बढ़ेगा ऐसे ऐसे इस पूरे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में पूरे टर्म की mg साइन थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये इतनी हो जाएगी कि ये ब्लॉक स्लाइड होकर आ जाएगा। समझ में आया, यानी कि ये यही कंपोनेंट इसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है, क्या ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, हम कह रहे हैं नहीं आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा। अब समझना, डेफिनेशन डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, कह रहा है ये एंगल, ये जो थीटा है इसी को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ये एंगल ऑफ रिपोज कैसे डिफाइन करेंगे, देखो कह रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जो एक इंक्लाइंड प्लेन बना रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बनाता है, और जिस इंक्लाइंड प्लेन पर जब हम किसी बॉडी को रखते हैं, ये जो बॉडी को रखा है, तो वो बॉडी स्लाइड होने के लिए जस्ट रेडी है, स्लाइड नहीं कर रही है, बस रेडी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने इस थीटा की वैल्यू ऐसी मान लिया, ये कोई ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं, वो तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आएगी। तो अभी आपने मान लिया ये 30 डिग्री है, यानी कि ये 30 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज है।
इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री एंगल तक ये बॉडी स्लाइड होने के लिए रेडी तो है पर स्लाइड नहीं कर रही है। अगर इस एंगल में आपने 30 में ऐसे करके 30 डिग्री में अगर 0.00001 भी कर दिया, यानी कि इतना 30 डिग्री से पॉइंट में भी बढ़ा दिया, तो ये बॉडी स्लाइड हो जाएगी। तो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाता है, जिस पर अगर किसी बॉडी को रख दे, द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, मतलब वो जस्ट रेडी है स्लाइड होने के लिए। अगर थोड़ा सा भी एंगल बनाया बढ़ाया तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। लेकिन इस पोजीशन में यानी कि एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बॉडी कब स्लाइड करेगी, तो हम कहेंगे अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दो, यानी कि कोई भी इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल बना रहा है, उस एंगल की वैल्यू अगर एंगल ऑफ रिपोज से बढ़ा दी तो वो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। बात समझ में आई? ये तो हो गया एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि बॉडी रखा और वो स्लाइड होने के लिए रेडी है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब बॉडी तो स्लाइड कर नहीं रही है, तो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आर इसको बैलेंस कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कैसे बोल सकते हैं इसको बैलेंस कर रहा है? बैलेंस ऐसे कर रहा है, हम ये बोलेंगे अगर mg cos थीटा ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर धंस जाएगा, और अगर r ज्यादा होगा mg cos थीटा से तो जो उड़ जाएगा, ना उड़ रहा ना धंस रहा, तो ये दोनों बराबर हो। अब mg sin थीटा इसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा, fs max इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है या रोकने की कोशिश कर रहा, तो उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब ना ये ब्लॉक नीचे आ रहा ना ये ऊपर जा रहा है, यानी कि ये दोनों भी बराबर हैं। क्योंकि अगर हम ये बोलें अगर mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा इससे तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, अगर ये ज्यादा हो जाएगा इससे तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हमने उसी चीज को लिखा, हमने लिखा डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले डेफिनेशन तो हो गया, अब रिलेशन ड्राइव करना है। हमने कहा ये जो mg साइन थीटा है ये किसके बराबर है? fs मैक्स के, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के। और ये जो mg cos थीटा है ये किसके बराबर है? ये है नॉर्मल रिएक्शन के। कंडीशन मैंने बता दिया आपको, क्यों कह रहे हैं बराबर। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करा तो mg साइन थीटा अपॉन mg cos थीटा इक्वल टू fs मैक्स डिवाइडेड बाई r। mg से mg कट गया, साइन अपॉन cos आपको पता क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू fs मैक्स अपॉन r। इतना आ गया। उसके बाद आपको लिखना है वेयर। क्या लिखना है आपको? वेयर। वेयर का मीनिंग मैं बता भी चुका। वेयर म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस मैक्स अपॉन आर। देखो वेयर का मतलब ये है हमने ये फॉर्मूला कहीं और से लाकर यहाँ रख दिया, कहीं से और से ला यहाँ पटक दिया, इसको चेंज करके नहीं करा। आप ये मत सोचना कि ये राइट हैंड साइड आ गया, ये टेन थीटा ये म्यू एस कैसे हो गया, इसको नहीं लिखा है मैंने। फिर बता रहा हूँ वेयर का मतलब कहीं दूसरी जगह से फॉर्मूला लाए, कहीं और पढ़ा, वहां से डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको मान लो थर्ड इक्वेशन और इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करो। इसका थर्ड का राइट हैंड साइड, फोर्थ का राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारा ये जो टेन थीटा हो जाएगा वो म्यू एस के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया। इसमें जो थीटा है इसी को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, और ये म्यू एस है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। जो सेकंड पार्ट बोला है डिड्यूस इट्स रिलेशन विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हम ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये हमारा जो है एंगल ऑफ रिपोज है। आपको एंगल ऑफ रिपोज और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन ड्राइव करना, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। टेन का पूरा नाम टेंजेंट, साइन कॉस टेन में जब टेन का पूरा नाम देखेंगे तो टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इसके बराबर होता है। जब आपने ये इसको कर लिया तो आपने इससे पहले जो डेरिवेशन देखा था, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का हमने किया था, देखो ये तो कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और कैसे आता है,
क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमने इससे पहले जो डेरिवेशन किया है इसको मैं रब कर देता हूं, अब आप उसे समझें कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऐसा जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज़्यादा जिसकी पॉसिबिलिटी है उसकी बात करेंगे। हमने एक तो ये डेरिवेशन किया और दूसरा डेरिवेशन हम इससे पहले कर चुके हैं जिसमें हमने tan अल्फा यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो था इसके बराबर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर प्रूफ किया। तो अगर हम इन दोनों को देखें, ये हम पहले कर चुके हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन में और ये हमने एंगल ऑफ रिपोज में करा, इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लिख सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा, तो अल्फा इक्वल्स टू थीटा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, वो अधिकतर पूछते हैं कि प्रूव करो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन को म्यू एस के बराबर प्रूव करना पड़ेगा और फिर आपको एंगल ऑफ रिपोज को म्यू एस के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। फिर इन दोनों इक्वेशन से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। एक चीज बता दूं, 10 से 10 कभी कटता नहीं है। कई बार बच्चे सोचते हैं ये 10 से 10 कट गया तो मैं से काट दूं, काटना नहीं है बेटा, ये कंपेयर करते हैं हम। इसका tan अल्फा लिखा है, यहाँ tan थीटा लिखा है, तो अल्फा थीटा के बराबर हो जाएगा। कंपेयर करके बराबर होता है, ना कि कट के। तो अल्फा को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो गया। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अलग अलग भी आपसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से भी ड्राइव करने के लिए बोल सकते हैं, इस तरीके से भी ड्राइव करने के लिए बोल सकते हैं, और डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था। कोई भी दिक्कत है आपको किसी भी टॉपिक में बच्चों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा। टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।